हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम सभी जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 टू 1700 इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। और पार्ट 1 अगर आपने इस वीडियो का नहीं देखा इस टॉपिक का तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, वहां पे जाके आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं और आगे के जो 2 पार्ट आएंगे उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो टॉपिक का नाम है फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द सल्तनेट्स ऑफ दिल्ली 13th टू 15th सेंचुरी। तो फर्स्ट जो मैंने आपको इसका पार्ट करवाया था, मैंने आपको बहुत अच्छे से स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया था। अब आगे देखते हैं कि आज हमें क्या करना है। सो आपको बताना चाहूंगा, इफ यू हैव एनी क्वेरी और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। माय यूजर नेम इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारना है और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर पाएंगे। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 अभी हमारी चल रही है। टोटल हमारी 7 यूनिट्स हैं जो कि हम बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्लेव डायनेस्टी हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। जो पूरा हमारा फोकस होगा वो खिलजीज के ऊपर रहने वाला है। So after the death of Balban in 1286, there was again confusion in Delhi for some time. So Balban's chosen successor, Prince Mahmud, had died earlier in a battle with the Mongols, and a second son, Bughra Khan, preferred to rule over Bengal and Bihar, although he was invited by the nobles at Delhi to assume the throne. Hence, a grandson of Balban was installed in Delhi. ठीक है। बलबन के जो ग्रैंडसन थे वो बैठते हैं थ्रोन पर। और बट ही वॉज टू यंग, बहुत यंग था एंड इनएक्सपीरियंस था कि वो सिचुएशन को संभाल पाए। फॉर दीज रीजंस अ ग्रुप ऑफ खलजी नोबल्स लेड बाय जलालुद्दीन खलजी हु हैड बीन द वार्डन ऑफ द मार्च इन द नॉर्थ वेस्ट। देखो भाई, नॉर्थ वेस्ट में जो एक्सपीडिशंस होते थे उसमें जो लोग जाते थे उसी को हम वार्डन ऑफ मार्च भी कहते हैं। ये जो खलजीज थे ये जाते थे भाई बैटल्स में एंड काफी सक्सेसफुली इन्होंने मंगोल्स को भी मतलब काफी अच्छे से हराया था। एंड द खलजी रिबेलियन वाज वेलकम्ड बाय द नॉन टर्किश सेक्शंस इन द नोबिलिटी एंड द खलजीज वर ऑफ, जो खलजीज होते थे वो टर्किश टर्किश और अफगानी ओरिजिन के थे एंड डिड नॉट एक्सक्लूड द तुर्क्स। ठीक है, टर्क्स फ्रॉम द हाई ऑफिसेस, उन्होंने जो मतलब जो तुर्की लोग थे उनको हटाया नहीं। बट द राइज ऑफ द खलजीज टू पावर एंडेड द तुर्किश मोनोपोली ऑफ हाई ऑफिसेस। लेकिन जो मोनोपोली एक चली आ रही थी, जो तुर्किश लोग ही ऊपर होते थे, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। खलजी रूल के अंदर आप देखो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ इस तरीके से इनका ये फैला हुआ था पूरा रूल। अब आगे देखते हैं। इनका जो फर्स्ट रूलर है वो है जलालुद्दीन खलजी। ठीक है, 1290 से लेकर 1296 तक। समझते हैं। जलालुद्दीन खलजी रूल्ड ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड का, बस 6 साल का छोटा सा पीरियड था। ही ट्राइड टू मिटिगेट सम ऑफ द हार्श एस्पेक्ट्स ऑफ बलबन्स रूल। he was the first ruler of the Delhi Sultanate to clearly put forward the view that the state should be based on the willing support of the governed, and that since the large majority of the people in India were Hindus, the state in India could not be a truly Islamic state। ये ऐसा मानता था कि जो हमारा स्टेट है उसको हम इस्लामिक स्टेट पूरी तरीके से नहीं बना सकते क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदू हैं। And he also tried to gain the goodwill of the nobility by a policy of tolerance and avoiding harsh punishments। ज्यादा मतलब harsh punishments वो avoid करता था, tolerant था। However, many people including his supporters considered this to be a weak policy। उसी के supporters इस चीज को weak मानते थे। The Delhi Sultanate faced numerous internal and external foes, and for this reason there was a sense of insecurity। लगातार इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ ना कुछ होता रहता था एंड ये एक प्रॉब्लम भी। जलालुद्दीन पॉलिसी वॉज रिवर्स्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। जो जलालुद्दीन की पॉलिसी थी उसको अलाउद्दीन खिलजी ने बदल दी। हु अवॉर्डेड ड्रास्टिक पनिशमेंट्स। लेकिन भाई जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत खतरनाक पनिशमेंट्स देता था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 टू 1316, देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी came to the throne by treacherously murdering his uncle and father-in-law जलालुद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मर्डर किया अपने ही अंकल का और उनको हटा दिया थ्रोन से। ठीक है, मर्डर करके। जलालुद्दीन खिलजी इसके अंकल थे। एज द गवर्नर ऑफ अवध, अलाउद्दीन had accumulated a vast treasure by invading देवघर in the Deccan।
भाई बहुत ज्यादा खजाना लूट रखा था अलाउद्दीन ने, ठीक है, डेक्कन के अंदर। जलालुद्दीन हैड गॉन टू विजिट हिज नेफ्यू एट कारा इन द होप ऑफ गेटिंग होल्ड ऑफ दिस ट्रेजर। वो सोच रहा था जलालुद्दीन कि भाई जाकर कुछ ये जो ट्रेजर है यहाँ से कुछ मिलेगा उसे। ही हैड लेफ्ट मोस्ट ऑफ हिज आर्मी बिहाइंड, और अपनी आर्मी ज्यादातर उसने पीछे छोड़ दी। एंड हैड क्रॉस द रिवर गंगा with only a few followers so that his nephew might not take fright and run away। और उसने ये सोचा था कि ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा आर्मी तो मेरा जो नेफ्यू है वो भागेगा नहीं। सो उसने तो मर्डर कर दिया भाई। आफ्टर मर्डरिंग हिज अंकल, अलाउद्दीन won over most of the nobles and soldiers to his side by a lavish use of gold। और बस उसके बाद ये आ गया भाई थ्रोन पे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन गेव हार्श पनिशमेंट्स इवन टू द वाइव्स एंड चिल्ड्रन ऑफ दीज रेबल्स। जो भी रेबेलियन होती थी, अगर कोई रेबल बनता था तो उनके बच्चों को, उनकी वाइफ्स को भी पनिशमेंट्स मिलती थी। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन बरनी, ठीक है, वॉज अ न्यू वन एंड वॉज कंटिन्यूड बाय हिज सक्सेसर्स। अलाउद्दीन फ्रेम्ड अ सीरीज ऑफ रेगुलेशंस। और अलाउद्दीन ने क्या किया था कि रेगुलेशंस को स्टार्ट किया। कैसे? They were forbidden to hold banquets or festivities or to form marriage alliances without the permission of the Sultan। सुल्तान की परमिशन के बिना शादी नहीं कर सकते थे, कोई फेस्टिविटीज को मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता था, और इसके अलावा पार्टीज नहीं हो सकती थी। वाइन्स का यूज मना था बिल्कुल, इंटॉक्सिकेंट जितने भी होते हैं अल्कोहल वगैरह सब रोक दी इसने भाई। ही ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड अ स्पाई सर्विस, और एक गुप्तचर जो स्पाई सर्विस होती है वो इसने स्टार्ट करी ताकि इसको पता चल सके कि नोबल्स क्या कर रहे हैं और सुल्तान के बारे में नोबल्स क्या कहते हैं। ओके। मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ द खलजीज। कैप्चर ऑफ मुल्तान 1296, मंगोल इन्वेजन 1297 to 98, invasion of Gujarat 1299, invasion of Kutluk Khwaja 1299, capture of Ranthambore, conquest of Chittod, invasion of Targi 1303, invasion of Ali Beg Tartag and Targi in 1305 to 6, and invasion of Taibu Iqbal and Kabg 1306 to 7, capture of Malwa 1305, conquest of Sivana and Jalore 1309। सो ये कुछ अचीवमेंट्स थी इसकी। रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, हम समझते हैं क्या थे वो। अलाउद्दीन वाज अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट रूलर, काफी स्ट्रॉन्ग था। ही सेट अप अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी। ही बिलीव्ड इन थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट। कैसे? ही सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। भाई इसने क्या किया, रिलीजन को पॉलिटिक्स से बिल्कुल सेपरेट कर दिया। कैसे किया? ही टुक वेरियस मेजर्स for prevention of rebellions such as restricting matrimonial alliance with nobles। भाई नोबल्स के साथ किसी तरीके का कोई मैट्रिमोनियल अलायंस नहीं करता था ये। प्रोहिबिटिंग सीक्रेट मीटिंग्स, कोई भी सीक्रेट मीटिंग या पार्टी नहीं हो सकती थी। अपॉइंटिंग स्पाइस टू कीप एन आई, और इसने स्पाइस को अपॉइंट किया। और इसने उलेमास जो होते थे, जो मुस्लिमों के स्कॉलर होते थे, उनके इंटरफेरेंस को बिल्कुल रोक दिया कि भाई आप अपना काम करो एडमिनिस्ट्रेशन में, आप कुछ नहीं करोगे। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर ऑफ द सल्तनत पीरियड, ठीक है, who not only built up an extensive empire but also successfully repelled the Mongol attacks। So in the field of administration too, his accomplishments were of high order। और he kept the Sufis and the ulemas at a distance। भाई सूफी और उलेमाओं को ये थोड़ा दूर रखता था पॉलिटिक्स से। कैसे? इसने खुद अपने वर्ड्स में कहा है, I know not whether my laws are sanctioned by our faith or not, but whatever I conceive to be for the good of the state, that I decree। So in this way he struck a new note in the conception of medieval kingship। तो भाई ये बिल्कुल रिलीजन को अलग रखना चाहता था। He empathetically warned the orthodox Muslim ulemas, जो कि रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे, कि भाई जो बिजनेस है सुल्तान का वो है स्टेट को एडमिनिस्टर करना, आप उसमें जजमेंट मत दो, आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए। ये क्लियरली इसने कह दिया था। ओनली इन मैटर्स रिलेटेड टू द पर्सनल लॉज या मुस्लिम कम्युनिटी के मैटर में ही जो काजी होते थे और वो सब होते थे वो कुछ कह सकते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं था भाई। अलाउद्दीन खिलजी वॉज अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ पावरफुल नोबेलिटी। उसको पता था नोबेलिटी ज्यादा पावरफुल नहीं होनी चाहिए, खतरनाक हो सकती है। द वेरियस रिवॉल्ट्स ऑफ नोबल्स लाइक इकात खान, उमर खान एंड मंगू खान एंड द एपिसोड ऑफ हाजी मौला एट दिल्ली। भाई ये पहले देख चुका था कि नोबल्स ज्यादा पावरफुल हो जाएं तो वो अपने ही किंग को मतलब वापस आ जाते हैं मारने।
सो ही थॉट ओवर दिस प्रॉब्लम एंड फाइनली केम टू द कंक्लूजन, और उसने ये किया, द इग्नोरेंस ऑफ द सुल्तान रिगार्डिंग द एक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स, द ड्रिंकिंग पार्टीज ऑफ द नोबल्स, सेंस ऑफ यूनिटी अमंग्स द नोबल्स, वेल्थ ऑफ द पीपल, ये सारी चीजें इसने देख ली थी। ठीक है, कि भाई रिवोल्ट क्यों होते थे, इसी वजह से होते थे। द नोबल्स वर ऑर्डर टू रिफ्रेन फ्रॉम विजिटिंग वन अनदर, भाई नोबल्स को कह दिया गया था आप आपस में मिल भी नहीं सकते, कोई पार्टी नहीं कर सकते, कोई मैरिज नहीं कर सकते मेरी परमिशन के बिना। एंड ऑन द डेथ ऑफ अ नोबल, अगर कोई नोबल मर जाता है, हिज प्रॉपर्टी लैप्स टू द क्राउन, उसकी प्रॉपर्टी पूरी भाई खलजीज की हो जाती है। ऑल दिस रेगुलेशंस वर रिजिडली इन्फोर्स, और ये सारे रेगुलेशंस को बहुत ही रिजिड तरीके से, बहुत कठोरता से इसको वहां पे कर रखा था भाई, इन्फोर्स। ही यानी कि द सुल्तान हु वाज द फर्स्ट टू पे ट्रूप्स इन कैश, इसने सैनिकों को, ट्रूप्स को कैश देना शुरू किया, पहला सुल्तान था ये। इमीडिएट हायरिंग ऑफ वॉरियर्स बाय अर्ज ए मामलिक एज वेल एज द कीपिंग ऑफ मिलिट्री रिक्रूट डाटा, पूरा डेटा होता था इसके पास। और एस्टेब्लिश द आइडिया ऑफ दाग, इसने हॉर्स के ऊपर दागता था हॉर्सेस को, ताकि पता चले ये हॉर्स कौन सा है। एंड द हुलिया और चेहरा सिस्टम, ठीक है, ये भी इसी ने ही स्टार्ट किया था। थ्री डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सोल्जर्स, तीन अलग अलग कैटेगरीज होती थी सोल्जर्स की, फूट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स हु हैड वन हॉर्स, एक घोड़े वाले, एंड हु हैड टू हॉर्सेस, दो अस्पा, एक घोड़े वाले को एक अस्पा कहा जाता था, दो घोड़े वाले सोल्जर को दो अस्पा कहा जाता था, और बाकी फूट सोल्जर्स होते थे। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड फॉर द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, इसने लैंड को कैसे मेजर करना है इसका एक साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस किया। ही इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन द सरदार्स, जागीरदार्स एंड उलेमास, इनके ऊपर ये हैवी टैक्स लगाता था भाई। जजिया वॉज इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जजिया टैक्स लगाया जाता था। दे हैड टू पे इट अलोंग विद द अदर टैक्स, और जजिया के साथ साथ और भी टैक्स उनको देने पड़ते थे, जैसे कि पिलग्रिमेज टैक्स होता था, ऑक्ट्रेट एक्सेट्रा, बहुत सारे और भी जो है इनके टैक्स होते थे। ही इंक्रीज द सैलरी ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स की सैलरी बढ़ाई इसने, टू चेक ब्रेवरी एंड करप्शन, ठीक है। द पोस्ट ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड मुस्तखराज वॉज क्रिएटेड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स, एक पोस्ट होती थी जो कि काम करने वाले को कहा जाता था मुस्तखराज, वो कलेक्ट करता था लैंड रेवेन्यू। ही टुक स्टेप्स टू सेफगार्ड द पीजेंट्स फ्रॉम द डिमांड ऑफ करप्ट रेवेन्यू ऑफिशियल्स बाय इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इवन फॉर पेटी ऑफेंसेस, भाई इसने किसी के साथ बुरा ना हो, खासकर पीजेंट्स के साथ इसने बहुत ही कठोर, बहुत ही तगड़ी पनिशमेंट्स बना रखी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई धोखाधड़ी करता है, सामान बेच रहा है कोई, और अगर किसी को थोड़ा सामान कम कर दिया, उसने दिया है, ठीक है, धोखाधड़ी कर दी, तो जितना कम है ना उतना मांस निकाल लेता था भाई ये उसके बंदे की बॉडी से। तो ऐसा इसका स्ट्रिक्ट था बिल्कुल। मार्केट रेगुलेशंस, अब इसमें देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है आपके। इन द अर्ली 14th century, दिल्ली सल्तनत रूलर अलाउद्दीन खिलजी इंस्टीट्यूटेड प्राइस कंट्रोल्स, इसने प्राइस फिक्स कर दिए, रेगुलेट कर दिए। ही फिक्स द प्राइजेस फॉर अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स, अलग अलग चीजों के प्राइस फिक्स कर दिए, जैसे ग्रेन्स के, क्लोथ्स के, स्लेव्स के, एनिमल्स के। एंड ही बैंड होर्डिंग एंड रेगरेटिंग एंड अपॉइंटेड सुपरवाइजर, सुपरवाइजर अपॉइंट किए इसने, और स्पाइस को भी यहाँ पे इसने अपॉइंट किया, ठीक है, ताकि पता चल सके कि कोई भी ये प्राइस से ज्यादा तो नहीं बेच रहा। द रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड इन द कैपिटल दिल्ली, और सारे रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया, और जहां जहां पे दिल्ली सल्तनत का एरिया था। डिवीजन ऑफ मार्केट, अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट को तीन कैटेगरीज में बांट दिया। सेंट्रल ग्रेन मार्केट, जिसको मंडी कहा जाता था, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी सब्सिडियरी कंट्रोल शॉप्स भी होती थी मोहल्लों में। द शेर ए अदल, यानी कि एक ऐसी एक्सक्लूसिव मार्केट जो क्लोथ्स और लग्जरी आइटम्स के लिए होती थी। तीसरी मार्केट थी मार्केट ऑफ स्लेव्स, हॉर्स एंड कैटल्स, ठीक है, जहां पे स्लेव बेचे जाते थे, हॉर्सेस होते थे और कैटल्स होते थे। प्राइस फिक्सेशन, सो एज यू नो द प्राइम नेसेसिटी ऑफ मैन इज फूड, हम सभी के लिए पहली जरूरत फूड होता है, खाना होता है। पीपल आर हैप्पी फूड कैन बी हैड विदाउट कॉस्टिंग देम मच, ज्यादा पैसे ना देते हुए खाना मिल जाए तो लोग खुश रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी हु हैड टू कीप अ लार्ज आर्मी कंटेंटेड फेल्ट इट नेसेसरी दैट द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स मस्ट बी रेगुलेटेड एंड केप्ट एट अ रीजनेबल लेवल, और वो चाहता था एक बड़ी आर्मी, एक खतरनाक आर्मी हो, तो उसके लिए फूड ग्रेन्स के जो प्राइस हैं वो रेगुलेटेड कर दिए इसने। जैसे बार्ले 4 जीतल, ठीक है, एक आदमी का, ग्राम 4 जीतल का एक आदमी का, राइस
5 जीतल का, पल्स 5 जीतल्स का, wheat 7.5 जीतल्स का. So according to Professor Satish Chandra, a citizen of Delhi could buy for a टंका 96 kilos of wheat. एक टंका से 96 किलो वीट मिल जाया करता था, 144 किलो राइस मिल जाया करता था और 180 किलो बार्ले मिल जाया करता था. ये फिक्स था. सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एश्योर्ड. भाई आफ्टर द रेगुलेशन ऑफ प्राइस कंट्रोल वर ब्रॉट इनटू ऑपरेशन, जब ये प्राइस कंट्रोल हो गया, ग्रेन वॉज सोल्ड इन द मार्केट एट द फिक्स रेट ओनली, बस फिक्स रेट पे ही उसको बेचा जा सकता था. इन द ग्रेन मार्केट देयर वर टू टाइप्स ऑफ मर्चेंट्स, दो तरीके के मर्चेंट होते थे. दोज हु हैड परमानेंट शॉप इन दिल्ली, एक तो वो लोग थे जिनकी दिल्ली में दुकान थी, एक वो लोग थे जो ट्रेवल करके आते थे बेचने के लिए. The enforcement of the market regulations and the fixing of the prices of grains at low rates, ये जो लो रेट्स पे जो ये भाई फिक्स कर दिया ये इन्होंने जो ग्रेन्स का प्राइस है, इससे नुकसान किसको हुआ? जो ट्रेवल करके आते थे बाहर से अपना सामान बेचने. बट मालिक कुबूल द सुपरिटेंडेंट ऑफ द ग्रेन मार्केट फोर्स्ड द लीडर्स ऑफ द ट्रेवलिंग मर्चेंट्स टू टेक अप रेसिडेंस इन दिल्ली. उसने क्या करा सुपरिटेंडेंट ने कि जो लोग बाहर से आते थे ट्रैवल करके बेचने, उनको फोर्स करा आप दिल्ली में ही रह लो और यहीं पे रेगुलरली अपना सामान बेचो. इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट, सूखे के समय, देयर वाज डेंजर ऑफ दिस सप्लाई बीइंग कट ऑफ और रिड्यूस्ड. So as a guard against the uncertainty of nature, the Sultan established government stores. There were godowns where grain was stored. भाई मुसीबत के समय में गोडाउन के अंदर सामान रखा जाता था ताकि इमरजेंसी के टाइम उसको यूज किया जा सके. क्लॉथ ट्रेड रेगुलेटेड. फूड के बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको फिक्स किया गया जिसके रेट को, वो थे कपड़े. बर्नी गिव्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क एंड कॉटन फैब्रिक्स. उस टाइम पे अलग अलग फैब्रिक्स होते थे. द मर्चेंट्स हु केम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, दूर दूर से लोग आते थे, मुल्तान से, देवगिरी से, और वो अपना सामान बेचना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनको फायदा नहीं हो रहा था. रूल्स वर ऑल्सो फ्रेम टू रेगुलेट द सेल ऑफ हॉर्सेस कैटल और स्लेव्स के ऊपर भी ये पूरा जो रेगुलेशन है ये हुआ भाई अप्लाई. एंड ब्रोकर और दलाल वो ट्राई टू मेक अनड्यू प्रॉफिट्स वर सीवियरली पनिश्ड. और जो भी ब्रोकर होते थे, जो दलाल होते थे, उनको बहुत पनिशमेंट मिलती थी. इन शॉर्ट, प्राइजेस फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एसेंशियल कमोडिटीज नीडेड बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिल्ली वेदर सिविलियन और मिलिट्री वर्क फिक्स. तो इसका कहने का मतलब है जितनी भी जो चीजें थी जो डेली एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं उनके प्राइसेस को फिक्स कर दिया जाता है. टू ट्रस्टवर्थी नोबल्स, दो लोग थे जो बहुत ट्रस्टवर्थी थे, मलिक कबूल एंड मलिक याकूब, वर अपॉइंटेड इन चार्ज ऑफ द ग्रेन एंड क्लॉथ मार्केट्स एंड दे वर डेजिग्नेटेड एज शूनास यानी कि सुपरिटेंडेंट्स. सो बिसाइड देम अ नंबर ऑफ बारीट्स यानी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स एंड मुनीज यानी कि स्पाइस वर अपॉइंटेड, ये भी होते थे. द मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी हैड अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन वेरियस ग्रुप्स, हर लोगों पर अलग अलग इसका इम्पैक्ट पड़ा. बट ऑफ ऑल द क्लासेस द गवर्नमेंट was one who was benefited the most because it successfully achieved its objective of maintaining a large standing army at unusually low salaries. कम सैलरीज में भी बड़ी आर्मी मिल गई, ये फायदा गवर्नमेंट का हुआ. Because of his market reform, Alauddin raised such a strong army that whether at home or in foreign kingdom the army always stood victorious. तो भाई बहुत खतरनाक आर्मी थी. The market regulation also proved to be a source indirect taxation for the state. Okay. It must however remembered that the welfare of the people was not the motive of Alauddin खिलजी. लोगों का भला करना अलाउद्दीन खिलजी का मोटिव नहीं था, उसका मोटिव यही था कि वो मेंटेन कर सके एक लार्ज आर्मी को ताकि मंगोल इन्वेजन से ये बच सके और नए टेरिटरीज को कैप्चर कर सके. इसी के साथ ये पार्ट 2 खत्म होता है. पार्ट 3 के लिए आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. जय हिंद, जय भारत.